में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर मैं जो 10th क्लास का एक टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो लेकर आया हूँ। और चलो ज़्यादा समय न खराब करते हुए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये हमारे 10th बोर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? देखिए, हम क्या करते हैं, बच्चों की हैबिट होती है किसी भी चीज़ को रटना। तो रटना नहीं है बेटा, यहाँ पे हम इस चीज़ को सीखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यानी कि वह परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था से अंतिम अवस्था में बदल जाता है लेकिन अंतिम से मूल अवस्था में पुनः नहीं लौट पाता। फॉर एग्जांपल, एक जनरल सा सबसे सरल जो उदाहरण है वो है दूध। दूध से हम दही तो बना सकते हैं लेकिन उससे दोबारा दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा मोमबत्ती का जो जलना है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे भी कुछ डाउट हो जाते हैं बच्चों को, जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जले हुए मोम जो होता है वो वाष्पित हो जाता है और उससे दोबारा हम मोम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि वो पिघले हुए मोम से हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। इसलिए कई जगह पे ये एक साथ लिखा हुआ भी आता है कि मोमबत्ती का जलना या पिघलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन भी दिया होता है। तो उस चीज़ को छोड़ते हुए हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को सूत्रों के माध्यम से या समीकरण के माध्यम से अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे तो हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण, सूत्रों अथवा नाम के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं समीकरण के रूप में, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और अभिक्रिया किसे कहते हैं कि कोई भी अभिकारक क्रिया करते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप उत्पाद बना देते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित दिशा में अभिक्रिया करते हैं और क्रिया करके उत्पाद बना देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। वापस एक बार ध्यान रख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और एक निश्चित दिशा में करते हैं और करने के फलस्वरूप उत्पाद बना देते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम निम्न तथ्यों के द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ से एक बोर्ड का क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो बन सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहचान हम किन तथ्यों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि गंध में परिवर्तन, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गंध में परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रंग में परिवर्तन होता है तो उसे भी कह सकते हैं। इसके अलावा अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन अथवा गैस का उत्सर्जन अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो रासायनिक समीकरण को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रासायनिक समीकरण में सूत्रों और नाम के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो ये तो एक कथन है, स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम नाम के माध्यम से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों क्रिया करते हैं और बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो एक शब्द समीकरण है, लेकिन इस समीकरण को और भी शॉर्ट करने के लिए इन्हें सूत्रों के माध्यम से भी या प्रतीक के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को हम लिखते हैं मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया MgO। तो इस प्रकार से हम
इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में सूत्रों अथवा नाम के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों अथवा नाम के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अभिक्रिया करके एक निश्चित दिशा में उत्पाद बनाते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जो आपस में क्रिया करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक या फिर इन्हें अभिकारक भी कहा जाता है, अभिकारक। और क्रिया करने के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं क्रियाफल या फिर उत्पाद। तो कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक और क्रियाफल होते हैं और उसको इस रूप में हम दर्शा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए उसमें कुछ तथ्य और भी होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हमें लिखने के कुछ तरीके होते हैं कि रासायनिक समीकरण हम किस प्रकार से लिखें। तो रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था में प्रदर्शित करना होता है और उसका कंकाली समीकरण होता है। या किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि भी होती है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर देता है और बना देता है जल का अणु। इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सदैव एक तीर के निशान के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। पहला पॉइंट कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हुए हम क्या ध्यान में रखते हैं कि उसमें एक तीर का निशान लगाया जाता है जो ये इंडिकेट करता है उत्पाद बनने की दिशा को। अगर तीर का निशान इस तरफ है तो वो उत्पाद बनने की दिशा है, अगर इस तरफ है राइट हैंड साइड है तो वो उत्पाद बनने की दिशा है। सेकंड जो हम ध्यान रखते हैं कि क्रियाकारक जो होता है और जो उत्पाद होता है उनके मध्य क्या लगाया जाता है? प्लस लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लगा दिया, इस साइड में भी प्लस हो सकता है। तो क्रियाकारक अथवा उत्पाद को लिखने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? इधर प्लस लगा सकते हैं, दोनों साइड में प्लस हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्रियाकारक लिखा जाता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो उत्पाद लिखा जाता है। ये एक और अनदर जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप है, दाब है या उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अमोनिया के जो बनने की विधि है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में क्रिया करते हैं। 200 एटमॉस्फेयर दाब पर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लोहे या मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है। तो अगर इस सिचुएशन में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप आ जाए, दाब आ जाए या उत्प्रेरक आ जाए तो उसको तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीर का निशान। तीर का निशान किसको इंडिकेट करता है? उत्पाद के बनने की दिशा को इंडिकेट करता है। दूसरा, क्रियाकारकों के मध्य भी धनात्मक होता है और उत्पाद के मध्य भी धनात्मक लगा सकते हैं। क्रियाकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो उत्पाद होते हैं हमेशा सदैव राइट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखने लायक हैं। इसके अलावा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी कुछ तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है तो उसके लिए हम स्मॉल एस का इस्तेमाल किया करते हैं, और अगर द्रव अवस्था में है तो उसके लिए स्मॉल एल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए हम जी लगाते हैं, और अगर किसी पदार्थ का जलीय विलयन होता है तो उसके लिए हम एक्वेटिक एक्वेटिक का यूज
करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो हाइड्रोजन है वो गैसीय अवस्था में है तो इसके लिए हम जी लगा देंगे, ये भी गैसीय अवस्था में है तो इसके लिए भी जी लगा देंगे। और जल आप जानते हैं कि तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, लिक्विड लगा देंगे। और खास तौर पे यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि एक्वेटिक क्या होता है सर, तो एक्वेटिक बेटा कि कोई भी जो चीज है अगर हम उसमें पानी मिला दें, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम है, कैल्शियम को अगर जल में डुबो दे तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बुझा हुआ चूना। तो ये किस प्रकार का मिश्रण है, ये एक्वेटिक है क्योंकि कैल्शियम का जलीय विलयन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्वेटिक हम लगा देते हैं। तो ये चीज भी आपके अब क्लियर हो चुकी होगी। तो पदार्थ की जो विभिन्न भौतिक अवस्थाएं हैं उनको किसी भी रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से कोई 4-5 पॉइंट इसमें बनते हैं। इसके अलावा कंकाली समीकरण क्या होता है, ये चीज और हमारे सामने आ रही है। तो कंकाली समीकरण क्या होता है, कोई भी जो रासायनिक समीकरण है, कोई भी जो रासायनिक समीकरण है अगर उसमें दोनों तरफ, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, तो अगर दोनों तरफ मतलब क्रियाकारक और उत्पाद, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तो ऐसा जो समीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। दूसरे शब्दों में हम ये भी मान सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना नहीं करता है उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। इसीलिए इस कंकाली समीकरण की कमियों को दूर करने के लिए समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इनमें सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होती है हम उसी को पहले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। और यहाँ कितनी है, 1 है। तो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो इनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 2 को 1 से और 1 को 2 से। समझ गए, मतलब ये 1 था तो इसको कर दिया 2 से, ये 2 था तो इसको कर देंगे 1 से। तो 1 को लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन 2, लेकिन अभी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, हम 4 करेंगे। एक स्पेशल याद क्या रखना है कि कभी भी हमें ये नीचे वाली संख्या को बढ़ाते नहीं सकते हैं। कि कई बार क्या करते हैं बच्चे, संतुलित करने के चक्कर में इसको बढ़ा देते हैं। नहीं, हम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे संख्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं। और भी एक दो छोटा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ कितना है, 3 है। तो जो ज्यादा है उसी को पहले संतुलित कीजिए। ये 3 है और ये कितना है, 2 है। तो 2, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे कर दो, 3 से कर दो, यानी एक दूसरे में इंटरचेंज कर दो। तो 3 दूनी 6, ये कितना हो गया, 6। अभी हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 3 दूनी 6। अभी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2। तो ये भी संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा और आप आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण कहते किसे, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या है जो रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो रासायनिक समीकरण को किसे कहते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में नाम अथवा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक जो रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना करता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सर्जन होता है और न ही विनाश होता है, यानी न तो द्रव्यमान बनता है और न ही वो नष्ट होता है। यानी जितना है क्रियाकारक की संख्या उतने ही उत्पादों की संख्या होनी जरूरी है।
कहने का मतलब सीधे शब्दों में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना जरूरी है। अगर ऐसा कोई रासायनिक समीकरण है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना नहीं करता तो उसे हम क्या कह देते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। कुछ चीजें जो हैं जो हमें रिवाइज करनी चाहिए, दोहरानी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रदर्शित करने की जो भौतिक अवस्थाओं को जो इंडिकेट करने का तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के जो मुख्य तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। तो इस प्रकार से ये जो एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें इग्नोर नहीं करना है। जो भी चीज़ है अच्छे तरीके से समझिए और आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।